के बाद किए थे, हमको विषय याद आ रहा जो अभी जैसे किए हैं ना, हाँ तो थोड़ा देर के बाद किए होंगे, थोड़ा देर चला होगा ऐसे ही। प्रणाम सर। भेजा है फोटो, नहीं ना, मैंने हाथ पकड़े फोटो जो सर शरीर की चलती बराबर, शरीर का हाइट वेट में कॉम्बिनेशन। गुड इवनिंग सर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सुबह में तो मोनोपोलिस्टिक पढ़ रहे थे। एक्चुअल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? फुल कॉस्ट थ्योरी। बबली जी सर। हेलो। जी सर। जी सर। अब सुबह वाला में रिकॉर्डिंग का लाल स्विच दिखा रहा था, सुबह में नहीं था, अभी दिखा रहा है। छूट गया, नहीं कर पाए। हाँ, ये हमको भी याद नहीं था। कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी ऑफ रिकार्डियन theory of international trade. Comparative cost difference theory of international trade. Ricardian theory of international trade. Of absolute difference and relative comparative cost
difference theory of international trade, Ricardian theory of international trade, absolute difference and relative difference, absolute difference and relative, absolute difference and relative difference. In cost.
कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के पहले एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी होता है। एब्सोल्यूट कॉस्ट को एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ की किताब निकली थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का जिक्र किया था। फिर इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड पर फ्री ट्रेड को अच्छा बताया और कहा कि फ्री ट्रेड दो देशों में तब होना चाहिए जब एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस हो। जैसे देख रहे हैं चित्र में, टेबल में, कि पुर्तगाल जो है 80 इकाई लेबर कॉस्ट, एब्सोल्यूट लेबर कॉस्ट डिफरेंस कि एक यूनिट वाइन वन यूनिट वाइन का कॉस्ट है 80 और 1 यूनिट क्लॉथ का कॉस्ट है 90। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस क्या होगा? 80 छोटा है 90 से। तो पुर्तगाल जो है वाइन बना के बेचेगा देश में, और यहाँ कपड़ा जो है 90 और 80 है, तो 90 ज्यादा है, तो उसको सबसे अच्छा होगा कि वो कपड़ा बना के बेचे। इंग्लैंड में 120 है वाइन का और कपड़ा का है 100, तो इसका कपड़ा का सस्ता है। तो दो देश में देखने में लगता है कि दोनों सस्ता है पुर्तगाल में और दोनों महंगा है इंग्लैंड में। तो एडम स्मिथ ने कहा कि 80 90 और 120 100 का अगर आंकड़ा है तो पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पुर्तगाल दोनों चीज सस्ता बना रहा है इंग्लैंड से, इंग्लैंड दोनों चीज महंगा बना रहा है पुर्तगाल से। इसलिए कभी भी पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। ये उनका आधार था, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस 1 यूनिट। ये अकेले आप देख रहे हैं 80 90 90 80 120 80 80 90। कहता है कि इस तरह से नहीं देख करके हम लोग को देखना चाहिए। यहाँ जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए 80 बाई 120 और यहाँ देखना चाहिए
90 by 100. 90 by 100. भाग दे के निकालिए तो कितना आता है, और यहाँ देखना होगा 120 by 100, यहाँ देखना होगा 100 by 90। अब आपको जो है, जो बाई वाला है उसका भाग दे के निकालिए तो कितना आ रहा है। सर 80 by 120 का 0.66 0.66 और 90 by 100 का 0.9 पुर्तगाल का। 120 by 100 का 1.2। पहला वाला कितना हुआ? 0.66 0.66 जी, और अगला का 0.9 वाले का 0.9 0.9 जी सर। और इंग्लैंड का 1.2। इंग्लैंड का कितना आया यहाँ पर? 1.2 1.2 और फिर यहाँ 1.11 111 1.11 सर यहाँ पे 120 by 100 जो है, यहाँ पे 120 by 80 होगा ना? 120 by 80 ना? हाँ 80, ठीक बोले। एट्टी बाई 120 है। यहाँ आपको जो है 120 by 80 120 by 80 कितना आया? 1.5 1.5 है जी सर। 120 by 80 का कितना आया है? 1.5 1.5 1.5 और अगला का 100 by 90 100 by 90 1.11 यहाँ भी उल्टा लिखा गया है क्या? 100 by 90 है ना, होगा 100 by 90, ठीक है। तो 100 by 90 कितना हुआ? 100 by 90 1.11 1.11 उधर करो। अब इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है कि
ये छोटा है और यहाँ पर ये छोटा है। तो इसी आंकड़े पर एडम स्मिथ कहते थे कि 80-90 है पुर्तगाल का, 120-10 है क्लॉथ का और वाइन का, क्लॉथ का इंग्लैंड में। कभी भी दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। जब होगा तो देशी व्यापार होगा, और इसलिए इंग्लैंड को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करना चाहिए इस दशा में। ये बात 1776 से 1817 तक सर्वमान्य था। इंग्लैंड के इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अनुसार दो देश में अगर एब्सोल्यूट कॉस्ट अलग अलग है और एब्सोल्यूट कॉस्ट अगर ज्यादा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। जैसे पुर्तगाल का 80 है, इसका 120 है, तो इंग्लैंड जो है शराब पुर्तगाल को नहीं बेच सकता है। कपड़ा उसका 90 है, इसका 100 है एक इकाई का, तो कपड़ा इंग्लैंड जो है पुर्तगाल से नहीं बेच सकता है। लेकिन पुर्तगाल दोनों चीज बेच सकता है इंग्लैंड से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जरूरी है कि दोनों देश आयात निर्यात करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है आयात निर्यात दोनों का होना, आयात निर्यात दोनों का होना। अगर आयात निर्यात दोनों नहीं हो रहा है, आयात निर्यात अगर दोनों नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आयात निर्यात अगर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में इंग्लैंड कभी भी व्यापार नहीं कर सकता। लिख लीजिए, एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी बतलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कभी भी नहीं होगा अगर दोनों चीज सस्ता हो एक देश में और दोनों चीज महंगा हो दूसरे देश में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के लिए जरूरी है कि एक देश में सस्ता हो कोई चीज, एक देश में कोई दूसरा चीज महंगा हो और सस्ता हो। तो यहाँ जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा में पुर्तगाल में दोनों वस्तु इंग्लैंड की तुलना में सस्ती है और इंग्लैंड में पुर्तगाल की तुलना में दोनों वस्तु महंगी है। इसलिए कभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच में नहीं होगा। बात लिख लिए जी। इतना लिख लीजिए, निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है। निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है। कहा है कि दो वस्तु है और दो देश है, तो एक देश में एक चीज सस्ता होना चाहिए, दूसरे देश में दूसरा चीज सस्ता होना चाहिए, तब दोनों देश जो है आयात निर्यात कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं है तब उस दोनों देश में आयात निर्यात नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, और यही देश के हित में है। इसलिए नो इंटरनेशनल ट्रेड। ये बात को बतलाए 1776 में, और 1817 में रिकार्डो का सिद्धांत आया, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और तब इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत विकसित किया और उसका नाम दिया तुलनात्मक लागत सिद्धांत। पहले था निरपेक्ष लागत सिद्धांत, निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत, निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत, निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत। अब नाम हो गया तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत, तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत। तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत के अनुसार इंग्लैंड और पुर्तगाल इसी आंकड़े पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है। तब हमको अनुपात बनाना होगा 80/120 पुर्तगाल में और 120/80 इंग्लैंड में। कपड़ा का पुर्तगाल में बनाना होगा 90/100
और इंग्लैंड में बनाना होगा 100/90। और तब जब अनुपात निकालेंगे तो बड़ा ही अनोखा रिजल्ट आया कि पुर्तगाल जो है इस कसौटी के आधार पर पुर्तगाल केवल कपड़ा में तुलनात्मक लागत अंतर पा रहा है। और इंग्लैंड जो है, पहले लग रहा था कुछ नहीं करेगा, इंग्लैंड जो है वो तुलनात्मक लागत अंतर जो है वो कपड़ा के उत्पादन में पा रहा है। और तब पुर्तगाल जो है वो शराब का निर्यात करेगा, कपड़ा का आयात करेगा। पुर्तगाल है वो कपड़ा का आयात करेगा और शराब का निर्यात करेगा। पुर्तगाल जो है शराब का निर्यात करेगा, कपड़ा का आयात करेगा। इंग्लैंड जो है कपड़ा का निर्यात करेगा, शराब का आयात करेगा। और इस तरह से दोनों देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो गया। और तब विश्व में कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी से सुपीरियर माने जाने लगा। कहा गया कि लागत का निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत सही रिजल्ट नहीं देता है, सही रिजल्ट देता है तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत, सापेक्ष लागत अंतर सिद्धांत, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एकदम आधारभूत सिद्धांत है। और इसलिए ये बीपीएससी में और प्रोजेक्ट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में सब जगह ये महत्वपूर्ण हो गया है। अब इस आंकड़े को हम लोग देख लिए। इसमें जो आंकड़ा हम लोग का है 666 माने 6.67 हो जाएगा, रेकरिंग होगा तो 0.67, 0.9, 1.5, 1.1। ये क्लॉथ हो गया। और यहाँ वाइन हो गया। एक यूनिट जो है 0.8 आया हुआ है ना। पॉइंट 83 1.
कितना आया है उधर, उधर जो है आंकड़ा उसमें एक यूनिट वाइन जो है देश में बेचेगा पुर्तगाल में, तो वाइन वाला ऊपर रहेगा तो 80 भाई 90 हो जाएगा। 80 बाई 120, 80 बाई 120 कितना आया? तो 0.66 आया था। 0.66, फिर भाग देके देखो तो। हाँ सर उतना ही आ रहा है 0.66। सर 80 बाय 90 होगा, एक वाइन जो होगा 80 बाय 90 सी होगा। कुछ 80 गलती बाई लिखा गया है 80 बाय 90 सी होगा। क्लॉथ का। हाँ सी मतलब क्लॉथ है ना। हाँ, सी मतलब क्लॉथ होगा। एक वाइन के निर्माण में उतना क्लॉथ होता है। 80 बाई 80 बाय 90 90 सी, 80 बाय 90 देंगे। जीरो 0.88 आएगा। हाँ 0.88 आएगा। हाँ हाँ ठीक है। 1 W इज इक्वल टू 80 बाय 90 सी क्लॉथ, 80 बाय 90 80 बाई 90, हाँ इक्वल टू हो जाएगा 0.88 सी। कितना हो जाएगा? 0.88 सी। 0.88 सी, तो हाँ 89 हो जाएगा। हाँ 89 सी। 89 सी हो जाएगा। और 1 सी बराबर हो जाएगा सर, ये पुर्तगाल में होगा ये। अब उसके बाद जो है 1 क्लॉथ जो होगा उल्टा हो जाएगा। हाँ 1 क्लॉथ जो होगा देश के भीतर में 90 बाई 80, 90 बाई 80, हाँ बराबर हो जाएगा 1.125 W, 1.125 W होगा। 1.125, 125 1 नहीं W, लिखा है सर। हाँ 125 W हो जाएगा। W हो जाएगा, 1 नहीं लिखाया है सर। पॉइंट से हैं? पहले 1, पॉइंट से पहले 1 पॉइंट से होगा। पहले 1 नहीं आया। अच्छा 1.125, हम्म 1.125। हाँ और सर। उसी तरीके से इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड का हो जाएगा 1 W 1 W बराबर कितना होगा? 1 W बराबर 120/100 होगा सर। 120 बटे 100
120/100 100 बराबर हो गया 1.2 सी। बराबर हो गया 1.2 सी। 1.2 सी। 1.2 सी। और उसके बाद 1C इक्वल टू हो जाएगा 100/120। 1C इज इक्वल टू 100/120। 120। 100/120। हम्म 100/120 इक्वल टू 0.83। जी सर 0.83। 0.83 डब्ल्यू। W। जी अब एक W बराबर हो जाएगा 120। 120/100 उधर ऊपर Equal निकाल to- लिए हैं सर। है। ऊपर तो निकाल लिए हैं। ऊपर हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक। जी 1.2C आया है। 1.2C। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी चीज को यहाँ डालेंगे। मान लीजिए ये मान लीजिए देते हैं पुर्तगाल है ये पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का अगर लेते हैं ऊपर वाला तो 0.89 कपड़ा है। ये है 1.125। वाइन होगा 0.89। वाइन एंड क्लॉथ। तो पुर्तगाल का है वाइन है 0.89 हम्म और फिर कपड़ा है 1.12। 1.12। तो पुर्तगाल जो है वाइन बेचेगा। पुर्तगाल वाइन बेचेगा नहीं। हाँ पुर्तगाल वाइन बेचेगा। तो सर आप निर्यात करेगा ना सर। हाँ 0.89 आया है ना। तो पॉइंट 0.89 C। और उसके बाद है 1.2 C। 1.2 C है एक जगह 0.89 C। वाइन वाला में देखिए वाइन वाला में जो है 1.125 और 0.83। जी तो यहाँ पर होगा आपको 0.83 और यहाँ पर होगा
1.125 W. W। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इस आंकड़ा के आधार पर दो आंक निकला कि अगर पुर्तगाल चाहता है व्यापार करना और इंग्लैंड भी चाहता है व्यापार करना, तो इंग्लैंड जो है एक इकाई तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 1C कर दे और यहाँ पर हम लोग 1 वाइन कर दे, तो इसी पर चित्र बन जाएगा। पुर्तगाल का लीजिए 0.83 वाइन उसको मिलेगा कब? पुर्तगाल को जब वो एक क्लॉथ देगा, एक क्लॉथ देगा तो उसको 0.83 मिलेगा, एक क्लॉथ देगा तो 0.83 मिलेगा। और एक वाइन देगा तो उसको 1.2 मिलेगा। एक वाइन पर मिलेगा उसको 1. एक वाइन पर उसको मिलेगा 1.2। 1.2 एक क्लॉथ पर देगा। इसको जो है एक वाइन पर मिलता है 1.2 और एक वाइन पर, और एक क्रॉस पर मिलता है 0.83। एक वाइन पर मिलता है 1.2 और एक क्लॉथ पर मिलता है 0.83। ये पुर्तगाल का हो गया। और इंग्लैंड का क्या होगा? ये इंग्लैंड का हो गया। पुर्तगाल का कितना है? एक वाइन पर 89, एक वाइन पर 89 यहाँ हो गया 0.89 और एक क्लॉथ पर 1.25। एक क्लॉथ यहाँ है तो यहाँ से आएगा। तो इसको आप खोल के दो चित्र में भी बदल सकते हैं, पुर्तगाल के लिए अलग और इंग्लैंड के लिए अलग। हम लोग इसमें इंग्लैंड और पुर्तगाल दोनों का एक बना दिए। और गौर से देखिए कि दो पैरेलल है। देखिए ये पैरेलल रेखा से जा रहा है और ये पैरेलल आ रहा है। तो एक पैरेलल जो होगा पुर्तगाल का होगा, एक पैरेलल इंग्लैंड का होगा, जिसको हम लोग अगले चित्र में देखेंगे, अलग अलग बनाएंगे।
यहाँ बराबर आता रहता है, उसका कोई उपाय नहीं है कि वो नहीं आवे। नोटिफिकेशन हटा देंगे, हाँ? हो जाएगा। 1.2 के साथ कितना है? 1.2 के साथ कितना है? एक वाइन, एक वाइन है ना? यस सर। 0.83 वाइन होगा। और ये आपको 1 क्लॉथ हो गया, इधर 1.2 क्लॉथ हो गया। यहाँ एक क्लॉथ हो गया और 1.2 क्लॉथ हो गया। रही एक वाइन पर कितना क्लॉथ आता है? एक वाइन पर 1.2 क्लॉथ आता है। एक क्लॉथ पर नहीं, एक क्लॉथ पर 0.83 और एक वाइन पर इतना। यहाँ हो जाएगा 0.89 क्लॉथ और एक क्लॉथ। हाँ, एक क्लॉथ। एक क्लॉथ पर मिलेगा उसको कितना? एक क्लॉथ पे मिलेगा उसको 1.125 वाइन पुर्तगाल को। 1.125 हाँ, 1.125 वाइन। इधर क्लॉथ में क्या मिलेगा? 89 पे 1 होगा, इधर 1 होगा सर। 1 क्लॉथ, 1 वाइन। 1 वाइन। हाँ, तो पहला चित्र किसका है, दूसरा चित्र किसका है? पहला चित्र इंग्लैंड का है, दूसरा चित्र पुर्तगाल का है। इंग्लैंड का है। इंग्लैंड और पुर्तगाल।
वाइन है और यहाँ क्लॉथ है। वाइन है, क्लॉथ है। चित्र बन गया। जी सर। अब हम लोग अब दोनों का मिक्स चित्र बनाएंगे एक साथ। ये देखिए, ये हो गया। एक क्लॉथ भेजेगा तो वाइन भेजेगा वहां से 1.125 वाइन, और एक वाइन भेजेगा तो उसको एक वाइन पर कितना क्लॉथ देगा? 0.89। उसको अपने देश में कितना मिलता था? वन वाइन बराबर कितना क्लॉथ है इंग्लैंड में? 1.125। ना ना 1.2 1.2 सी 2 सी 1.2 सी 2 सी। एक वाइन पर। जी हाँ सर। सर। एक क्लॉथ पर एक क्लॉथ पर 0.83 वाइन इंग्लैंड में। 0.83 वाइन। तो ये हो गया फायदा इसको। इसको मिलता था कितना? 0.89। हाँ सर। लेकिन अब उसको मिलेगा कितना? 1.2। मिला, ये तो सही है। सही है। हेमंत आप बताइए तो क्या सही है सर। पोजीशन? ना क्या पोजीशन, आप बोलिए ना, अपने मुंह से बोलिए। एक वाइन पुर्तगाल का, पहले पुर्तगाल का वर्णन कीजिए। एक वाइन पुर्तगाल के बदले उसको मिलेगा 0.89 सी। और देसी व्यापार में। हाँ, घरेलू व्यापार में, घरेलू बाजार में। और 1 सी के बदले मिलेगा उसको 1.125 वाइन डब्लू। फिर से बोलिए तो। पुर्तगाल के घरेलू बाजार में 1 डब्लू बराबर 0.89 सी। हाँ, और एक क्लॉथ बराबर। हाँ, एक क्लॉथ बराबर 1.125 वाइन। अच्छा, इंग्लैंड का? इंग्लैंड के घरेलू बाजार में 1 क्लॉथ बराबर 0.83 वाइन। 1 क्लॉथ बराबर 0.83 0.83 वाइन। हाँ। हाँ,
वन और- वाइन बराबर 1.2 सी। अब एक्सचेंज हो रहा है कि इंग्लैंड दे रहा है 1 यूनिट कपड़ा और ले रहा है 1.125 वाइन हाँ सर। है। और पुर्तगाल जो है दे रहा है 1 यूनिट वाइन और ले रहा है 1.2 कपड़ा। हाँ सर। यदि दोनों अपने अपने घरेलू बाजार के दर पे करेगा तो इस तरह का होगा। हाँ, उससे भी फायदा है, चाहे 1 वाइन बराबर 1 सी करेगा तो फिर भी फायदा है। तो पुराने रेट के अनुसार एक को ही रखा जाए तो कितना गेन रहा है पुर्तगाल को, कितना इंग्लैंड को, घटा के निकालिए। 0.3 या कुछ होगा। हाँ सर। कितना हो रहा है? मान लीजिए वाइन के मामले में लीजिए पुर्तगाल का वाइन के मान लीजिए तो कितना फायदा हो रहा है? पुर्तगाल को कपड़ा कितना ज्यादा मिल रहा है? पहले कपड़ा उसको मिलता था 0.89। हाँ सर। अब मिलने लगा 1 सी। तो 1.2 माइनस 0.89 हाँ, कितना होगा? घटाइए। 11 2 13 हो गया सर। 0.31 0.31 और इंग्लैंड का जो है 0.42 0.295 नहीं, इंग्लैंड का कितना मिल रहा है? 1.25 1.125 125। अब पहले घर में मिल रहा था 0.83। जी जी। तो डिफरेंस कितना हो गया? 0.432 0.295 295 295 यस 295। ज्यादा गेन किसको हो रहा है? पुर्तगाल को हो रहा है। सर वहाँ 13 होगा, 0.13 ना होगा। पुर्तगाल का 1.13 है। हाँ 13 होगा सर। है 1.3 कैसे घटाइए ना? 1.2 में से घटाइए 0.89। अच्छा ठीक है सर। ठीक 0.31 तो ठीक है। ठीक है। इस बात पर आपको बता रहे हैं कि हाँ, सर। फायदा इतना हो रहा है किसको? पुर्तगाल को। ये फायदा हो रहा है इंग्लैंड को। हाँ ठीक है। तो इंग्लैंड वाला फायदा को भी राउंड अप कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। 0.3 हो जाएगा ना? जी हाँ, सर। ऊपर वाले का हो जाएगा 0.31 होगा, मतलब उससे ज्यादा होगा। जी थोड़ा ज्यादा। 0.31 थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ सर। तो पुर्तगाल का चूंकि वर्चस्व पहले भी था और अब जब दोनों के बीच व्यापार होने लगा तो दोनों को शुद्ध लाभ की प्राप्ति हुई क्वांटिटी के मामले में। इसलिए कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी से बेहतर है। इसलिए कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो रिकार्डो का है वह बेहतर है किससे? एब्सोल्यूट जो एडम स्मिथ का। हाँ। अब देखिए इसमें हम लोग एक साथ पढ़ेंगे मान्यता एवं आलोचना। जो मान्यता है वही आलोचना हो जाता है। मान्यता एवं आलोचना। पहली मान्यता है कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वस्तु बाजार में होना चाहिए और यही बात आलोचना में हो जाएगा
कि व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वस्तु बाजार में नहीं पाया जाता है। दूसरी मान्यता है कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए। उसका आलोचना हो जाएगा कि साधन बाजार में कभी भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं रहता है, बल्कि अल्पाधिकार रहता है या द्वैधाधिकार रहता है। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जाएगा, मान्यता है। और इसी का आप आलोचना में आप दीजिएगा, इसी का आलोचना में दीजिएगा कि यह मान्यता जो है वो व्यवहार में नहीं पाया जाता है। बिना परिवहन लागत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई सोच भी नहीं सकता है। दूसरी मान्यता है पूर्ण रोजगार की अवस्था होनी चाहिए। आलोचना होगा कि वास्तविक जीवन में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है, बल्कि बेरोजगारी या अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति रहती है। नेक्स्ट मान्यता है दो वस्तुओं का इसमें उपयोग किया जाता है। आलोचना होगा कि हम लोग बहु वस्तु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो बहु वस्तु का व्यापार करने में बहुत ही कठिनाई हो जाएगा इस तरह का रेशियो निकालने में, अनुपात निकालने में। नेक्स्ट मान्यता है कि दो देशों के बीच में होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आलोचना है कि वर्तमान समय में मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, बहुराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, वहां ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट मानता है इसमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को लिया गया है। मान्यता है कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ले। आलोचना होगा कि लेबर को मापना बड़ा मुश्किल है, हर लेबर को उसका क्वालिटी एक समान नहीं होता है, तो कैसे हम लेबर में हर चीज को नापेंगे, ये बड़ा ही कठिनाईपूर्ण है। नेक्स्ट है मनी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो निकलेगा कि मनी का उपयोग जो है बिना किए हुए बार्टर सिस्टम पर आधारित है। कपड़ा देंगे और शराब लेंगे, शराब देंगे कपड़ा लेंगे। वर्तमान समय में अब वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है, बल्कि मुद्रा के आधार पर चल रहा है। उत्पत्ति लागत के 3 सिद्धांत है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। इसमें मान्यता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा, तो इसमें देना होगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम तो लास्ट में आता है, पहले कहीं वृद्धि नियम भी हो सकता है, समता नियम हो सकता है, इसलिए ये व्याख्या व्यवहार में उपयोग करना कठिन है। उसके बाद दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड होगा, कहीं कोई कस्टम ऑफिसर नहीं बैठा रहेगा तटकर लगाने के लिए। यह भी व्यवहार में आलोचक कहता है कि बिना कस्टम बिना टैरिफ का कहीं कुछ नहीं होता है, इसलिए फ्री ट्रेड सब देश में होगा तभी संभव है। आजकल अधिकांश देश में जो है टैरिफ लगा देता है, प्रोटेक्शन लगा देता है। प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण की नीति लगाता है, तो वहां ये लागू नहीं होगा। क्वेश्चन इसमें लिख लीजिए कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की मान्यताएं एवं आलोचनाओं को लिखें पूरा। दूसरा लिखिए कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को तथ्यों द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा स्थापित करें। तीसरा लिखिए कि कैसे एडम स्मिथ के निरपेक्ष सिद्धांत से रिकार्डो का निरपेक्ष सिद्धांत उत्तम है। तो कैसे में ही हम लोग को दिखाना है कि वो कह रहे हैं कि व्यापार होगा ही नहीं, और उसी आंकड़े पर ये साबित कर दिए कि व्यापार भी होगा और लाभ भी मिलेगा। जो बात आप पढ़े हैं वही सारी बात को यहाँ लिखना है।
हो गया। ये चित्र उतार लिए है ना? जी सर। हाँ सर। आप लोग इस चित्र को जरा बना के भेजिए हमको। अप्रत्यक्ष कर है ऊपर में है अप्रत्यक्ष कर। वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर प्रत्यक्ष कर और एक्स एक्सिस पर है आराम के घंटे। I am little.
IMD लिटिल महोदय का दिया हुआ चित्र है IMD लिटिल का। इस चित्र से ये साबित किया गया है कि प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों में अप्रत्यक्ष कर को घटिया माना जाता है, उसमें ज्यादा त्याग करना पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर में कम त्याग करना पड़ता है। इसलिए अमेरिका में 90% प्रत्यक्ष कर है, 10% अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन हमारे घर में, हमारे देश में चूंकि आय बहुत ही विषम स्थिति में है, 10% लोग जो है वो धनी है, बाकी सब गरीब है, तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष कर ही लगाया जाता है। भले ही उससे त्याग अधिक होता है, लेकिन कुल मिला के सरकार को फंड मिल जाता है देश चलाने के लिए। IMD लिटिल कहते हैं कि ये कहना गलत होगा कि प्रत्यक्ष कर अच्छा है। उसके बारे में बतलाती हैं कि लोग प्रत्यक्ष कर जो पैसा देते हैं उसको मेकअप करने के लिए ओवर टाइम करते हैं। एक जगह काम करते हैं, दूसरे जगह जाके भी ओवर टाइम करते हैं, तो उनका काम का घंटा बढ़ जाता है तो दिखाई नहीं देता है, और इससे उनके आराम के घंटे में कमी हो जाती है। आराम के घंटे में कमी होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाएगा। आराम के घंटे में कमी होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाएगा, स्वास्थ्य गिर जाएगा तो उसकी कार्य क्षमता भी घटेगी। इसलिए इस आधार पर केवल Q0 एक बिंदु है इस चित्र में जहां की आराम का घंटा कांस्टेंट है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का कर भी वहां है, तो केवल Q0 बिंदु को हम ऑप्टिमल पॉइंट मानेंगे जहां की प्रत्यक्ष कर जो है बेहतर है अप्रत्यक्ष कर से। लेकिन बाकी कहीं भी लेंगे तो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से बेहतर साबित नहीं होगा, क्योंकि आराम के घंटे पर असर हो जाएगा। आराम के घंटे पर असर होने से क्या होता है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर से इफिशियंसी घट जाती है। इफिशियंसी घटने से उत्पादन पर दीर्घकाल में असर प्रतिकूल पड़ेगा। इसलिए ये कहना उर्सुला हिक्स ने क्या दिखलाया है कि प्रत्यक्ष कर से अप्रत्यक्ष कर से प्रत्यक्ष कर बेहतर है। उर्सुला हिक्स ने अपनी पुस्तक पब्लिक फाइनेंस में एक चित्र दिया है। उस चित्र में स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष कर लगने से उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व 3 से गिरकर इंडिफरेंस कर्व 2 पर जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर लगेगा तो उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व 1 से गिर के इंडिफरेंस कर्व 3 से गिर के इंडिफरेंस कर्व 1 पर चला जाएगा। तुलना करेंगे तो अप्रत्यक्ष कर में बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है। उसी के काट में ये डेवलप किया गया है। अगर आप चित्र का अभ्यास बार बार करते हैं तो इस सब में मुश्किल से आधा मिनट 1 मिनट समय लगेगा और कॉपी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे एक बार चित्र बनाइए ना सर। हाँ, क्या बोली? एक बार और बनाइए सर। चित्र को एक बार और बनाएं। उस समय उधर हम लोग बना रहे थे ना। बोर्ड पर नजर रखिएगा।
इसमें ध्यान रहे कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। तो देखिए लाल रंग का चलाएंगे यहाँ से यहाँ लाएंगे, पीला रंग का चलाएंगे यहाँ से यहाँ जाएगा, और हरा रंग का चलाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको काटते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये जो बिंदु हो गया यही हो गया Q0। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि पीला रंग वाला हम लगा रहे हैं यहाँ बूंदा। अब यहाँ से एक चलेगा पीला रंग वाला ऐसे, ब्लू रंग वाले को काटते हुए ऊपर चला गया, और तब ये घर जो है बन गया हम लोग का। ये 3 डायमेंशनल का आकार है। ये कुछ नहीं है, केवल ये धूप का चश्मा है। ध्यान आपका क्या होना चाहिए कि ये दूरी जो है C है, तो ये दूरी C डैश है, ये दूरी A है, तो ये दूरी A डैश है, ये दूरी B है, तो ये दूरी B डैश है। ये दूरी सब आपस से बराबर रखिए। 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिएगा, बच जाएगा। प्रत्यक्ष कर है, आराम का घंटा है। आराम के घंटे। अप्रत्यक्ष कर। IMD लिटिल। IMD लिटिल के अनुसार IMD लिटिल द्वारा दिया चित्र। सुनीता बना कि नहीं बना? बन गया सर। अब फिर भी एक बार। हम तो बना लिए, समझ गए। और लोगों का बना है? किसी का प्रॉब्लम? कौन कौन आदमी आए हुए हैं? सुनीता, हेमंत, मोतीलाल। हाँ सर। बन गया? हाँ लिए सर। हाँ तो सर। भेज दिए सर। उद्देश्य का बन गया होगा। यस सर। तो पारंगत हो चित्र बनाने में। तो हम लोग क्या पाते हैं, ये आपको चूंकि समय हमारे पास था कुछ मिनट, चित्र आपको बता दिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जहाँ पढ़ेंगे वहां इसको डालेंगे। अब इस सारे चित्र को बना के आप हमारे मोबाइल पर भेजिए, व्हाट्सएप पर। आपका क्लास एंड हो रहा है। सर इसमें क्या लिखेंगे जो बोल रहे थे, एक बार और बोल दीजिए। किस में? अभी जो इसमें समझा रहे थे, Q0 क्या था? Q0 पे तीनों सेक्शन हो रहा है। Q0 पर वो जो कहीं है बात सही होगा। उर्सुला हिक्स कहीं है ना, इनडायरेक्ट टैक्स इज इंफीरियर टू डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज इंफीरियर टू डायरेक्ट टैक्स। यही लाइन लिख दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स इज इंफीरियर टू डायरेक्ट टैक्स। ये श्रीमती उर्सुला हिक्स कहती हैं।
उसके लिए चित्र भी देती हैं, वो दूसरे दिन बताएंगे। और उसी बात को ये काट देती है। IMD लिटिल जो है मर्द है कि औरत, गूगल से पूछ के बताइएगा हमको। ये काट देती है या काट देते हैं। IMD लिटिल जो है नहीं मानते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष कर जो है ऑलवेज अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आदमी जो है ओवर टाइम करने लगता है। इनकम टैक्स जितना लग गया उसका मेकअप करने के लिए ओवर टाइम करेगा, एक जगह काम करेगा, फिर दूसरी जगह भी जाके 2 घंटा काम कर देगा। तो ये सब से उसका हेल्थ फैक्टर जो है प्रभावित होता है, उसकी इफिशियंसी घटती है, और कुल मिला के पूरे देश में इफिशियंसी घट जाएगी। इसलिए Q0 ही एक ऐसा पॉइंट है, देख लीजिए चित्र में एक Q0 ही एक ऐसा पॉइंट है। ये पॉइंट है यहाँ जहाँ तीनों मिल रहा है, और वहाँ उर्सुला हिक्स सही है, वहां पर उर्सुला हिक्स सही है। लेकिन वहां से हट जाइएगा, यहाँ आ जाइए, है ना, तो यहाँ आ जाइए। इस सब जगह कहीं भी आप आइएगा तो ये बात साबित नहीं होगा, क्योंकि ओवर टाइम करेगा और आराम का घंटा घटा देगा। आप लोग का दिन का क्लास लेने के बाद जो है वो नींबू का रस से निचोड़ा जाता है ना, उस तरह से होता है। अब उस समय कोई कहेगा कि चलिए सिनेमा देखने, हमको नहीं जाना है, और चुपचाप खाना खाए और रेस्ट करने चले गए, तो होता है। उसका तब फिर जब उठते हैं तो फिर होता जाए। अभी देखिएगा एक अपलोड हुआ है 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। माथा पर हेडेक था, इस 8वां एपिसोड है, और अब नीचे द एंड हो गया। अब इसके चलते जो है पॉपुलेशन पर, MRTP पर बहुत सारी बात बोलना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनपुट आउटपुट जो आप पढ़े हैं वो आउटपुट में आना चाहिए। इधर उधर हाथ पांव मत मारिए, उससे हानि होगी। तो उसी तरह हम 1991 का बतलाए कि हम डिटेल पढ़ाएंगे, तो ऐसा डिटेल पढ़ाएं कि पढ़ने वाला जो है उसको 12 घंटा लगेगा याद करने में। लेकिन बहुत जगह से कमेंट्स अच्छा आ रहा है, और बहुत लड़के UPSC के BPSC के इस बात को मान लिए कि कोई प्रॉफिट मोटिव का वीडियो नहीं है, कि 2 लाइन बता के कहे कि मेरा आ जाओ घरे, ये सब बात नहीं है। जो बता रहे हैं कंप्लीट बता रहे हैं। तो इसलिए उसको 1991 की औद्योगिक नीति को अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, कोई भाषी हो, कंप्लीट उतार लीजिए हाथ से, फिर उसी को हम बोल देंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक बार उतारे रहिएगा, टाइम डेट स्थान, तो उसमें आपको सहूलियत होगी। तो आप लोग के लिए हमारा ये आग्रह है कि 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 39 पॉइंट्स है, 39 पॉइंट्स को उतार लीजिए, तो उसको हम आपको यहीं पर ट्रांसलेट करा देंगे। ठीक है, तो 100% आपका अंग्रेजी से हिंदी हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए कह रहे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। और ये सारे चित्र को बना के हमको आप भेजिएगा। लिस्ट एक आदमी, मोतीलाल तुम लिस्ट भेजे हो ना? हाँ सर। हाँ, बाकी आप हेमंत आप भी लिख के भेजिए इंडियन इकोनॉमिक्स का। सुनीता तुम भी भेजो। भेज दिए, कल ही भेजे थे सर। हम उद्देश्य देख सिलेबस लीजिएगा। है कि नहीं? उद्देश्य सिलेबस है, कर दियो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, प्रणाम सर। खुश रहिए, शुभ रात्रि।